चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 से। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई a वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो F इज इक्वल टू m इंटू a, दिस इज द सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और इसमें क्या कहा गया है, इट मीन्स दैट फोर्स on an object is equal to the product of its mass m means mass and acceleration a। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो लग रही है वो किसके इक्वल होती है, उस ऑब्जेक्ट के मास और उसमें जितना एक्सेलरेशन हुआ है उसके प्रोडक्ट के। ठीक है, और दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। 17th क्वेश्चन, टू टेक द बोट अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ अ रिवर द बोटमैन पुशेस द बैंक विद एन ओर वाई। बैंक ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे से बोट को दूर ले जाने के लिए एक बोटमैन जो है वो ओर से बैंक को पुश करता है। तो देखिए, जब बोटमैन बैंक को पुश करता है ओर से, यानी कि फोर्स एक्सर्ट करता है, तो बैंक यानी नदी का किनारा जो है वो भी बोट पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है। ठीक है, जिसके कारण बोट जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। बाय डूइंग सो, ऐसा करके द बैंक ऑफ ए रिवर एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बोट। जब बोटमैन बैंक पर फोर्स लगा रहा है, दिस इज द एक्शन, तो इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, जो बैंक है रिवर का वो भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है बोट पे। ठीक है, जिसके कारण बोट जो है वो आगे की तरफ मूव करती है, बैंक से अवे, मतलब किनारे से दूर आगे की तरफ मूव करना शुरू करती है। ठीक है, ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन 18, वाई डज ए गनमैन गेट ए जर्क ऑन फायरिंग ए बुलेट। जब एक गनमैन एक बुलेट को फायर करता है तो उसको एक जर्क लगता है, जर्क मतलब झटका लगता है। क्यों? देखिए, अ गनमैन गेट्स ए जर्क ऑन फायरिंग ए बुलेट बिकॉज व्हेन ए बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन, जैसे ही बुलेट फायर होती है गन से, तो वो फोर्स जो बुलेट को आगे की तरफ भेज रही है, वो फोर्स जो बुलेट को आगे की तरफ भेज रही है वो किसके इक्वल होती है, उस फोर्स के जो गन को बैकवर्ड करती है। यानी कि फोर्स, एक फोर्स हो गई एक्शन जो बुलेट को आगे की तरफ भेजती है। ठीक है, और एक फोर्स हो गई इसका रिएक्शन जो गन को बैकवर्ड भेजती है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। तो देखिए, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड, जो फोर्स आगे की तरफ बुलेट को सेंड कर रही है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। वो उस फोर्स के इक्वल है जो गन को बैकवर्ड सेंड कर रही है। एक हो गई फोर्स एक्शन और उसका दूसरी फोर्स हो गई उसका रिएक्शन, और ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है इनकी, अपोजिट। लेकिन बट ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन, लेकिन गन का मास क्या होता है, हाई होता है एज कम्पेयर टू बुलेट। तो गन जो होती है वो पीछे की तरफ जाती है लेकिन थोड़ा सा, जबकि बुलेट का मास जो है वो क्या है, कम है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि बुलेट जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन इट मूव्स ओनली ए लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड, वो थोड़ा सा पीछे जाती है, और एक जो गनमैन का जो शोल्डर है उसको बैकवर्ड जर्क देती है, पीछे की तरफ एक झटका देती है, एंड गिव्स ए बैकवर्ड जर्क टू द शोल्डर्स ऑफ द गनमैन। 19th क्वेश्चन, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन वाई ए कार्ट पुल बाय ए हॉर्स कैन बी मूव्ड। एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस हैं जो इक्वल होती हैं, तो फिर भी एक कार्ट जो है वो एक हॉर्स जो है कार्ट को पुल करता है। कैसे? इन ऑर्डर टू पुल द कार्ट हॉर्सेस पुशेस द ग्राउंड विद इट्स फीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय प्रेसिंग द ग्राउंड। आपने देखा होगा जब एक हॉर्स कार्ट को पुल करता है तो वो अपनी फीट से ग्राउंड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, मतलब ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, ये फोर्स लगाता है। ठीक है, और इसका ये हो गई एक्शन फोर्स, और इसका रिएक्शन क्या होता है कि ग्राउंड भी हॉर्स को सेम पुश करता है, बट किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जो हॉर्स है वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, और इसका रिएक्शन जो ग्राउंड है वो हॉर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ठीक है, लेकिन बट इफ द बैकवर्ड फोर्स ऑफ द हॉर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द व्हील्स,
लेकिन बैकवर्ड फोर्स जो हॉर्स लगा रहा है वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स, व्हील्स की जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसको अपोज कर रही है, ठीक है, उसके मूवमेंट को अपोज कर रही है, उससे ज़्यादा होंगी। जो हॉर्स के थ्रू जो बैकवर्ड फोर्स लग रही है अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगी तभी कार जो है वो मूव कर सकेगा, ठीक है, इसलिए ही वो मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन हाउ अ रॉकेट वर्क। बताना है कि रॉकेट कैसे वर्क करता है। देखो रॉकेट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन और रिएक्शन या फिर आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करता है, ठीक है। कैसे वर्क करता है? इन ए रॉकेट द हॉट गैसेज प्रोड्यूस बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रश आउट एट द बॉटम ऑफ द रॉकेट एट अ वेरी हाई स्पीड। देखिए हॉट गैसेज जो बर्न होती हैं एज अ फ्यूल वो रॉकेट के बॉटम से बहुत तेजी से बाहर निकलती हैं, रश आउट होती हैं, ठीक है। और ये जो निकलती हुई जो गैसेज हैं, जो हॉट गैसेज जो निकल रही हैं, ये इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती हैं। डाउनवर्ड गोइंग गैसेज पुशेस द रॉकेट अपवर्ड विद अ ग्रेट स्पीड, और ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाती हैं डाउनवर्ड गोइंग गैसेज, जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो गैसेज निकल रही हैं ये इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती हैं रॉकेट पर, जो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में हाई स्पीड के साथ पुश करती हैं, ठीक है। डाउनवर्ड नीचे की तरफ से जो गैसेज निकल रही हैं ये इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती हैं किस पर? रॉकेट पर, जिससे रॉकेट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हाई स्पीड के साथ मूव करता है। क्वेश्चन 21, डू एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडीज? हाउ आर दे रिलेटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? आर दे साइमल्टेनियस और नॉट? एक्शन और रिएक्शन जो है एक ही सेम बॉडी पर लगते हैं या डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं? तो याद रखेंगे आप, एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो 2 डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं, ठीक है। एक बॉडी पर एक्शन होता है तो उसका दूसरी बॉडी पर रिएक्शन होता है, ठीक है। हाउ आर दे रिलेटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? एक्शन एंड रिएक्शन जैसे कि हम जानते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। आर दे साइमल्टेनियस और नॉट? देयर इज साइमल्टेनियस एक्शन एंड रिएक्शन। साइमल्टेनियस का मतलब क्या हो गया? लगातार। तो हमेशा लगातार एक्शन और रिएक्शन होते रहते हैं, एक बार एक्शन होगा फिर उसका रिएक्शन होगा। 22 क्वेश्चन, इफ अ मैन जम्प्स आउट फ्रॉम ए बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड, वाई? जब एक मैन बोट से जंप करता है तो बोट जो है बैकवर्ड मूव करती है, क्यों? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जैसे कि हम जानते हैं हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। व्हेन द मैन जम्प्स फ्रॉम ए बोट, जैसे ही एक आदमी बोट से जंप करता है, ही अप्लाइज फोर्स ऑन द बोट, तो वह बोट पर फोर्स अप्लाई करता है। ड्यू टू विच, जिसके कारण बोट्स मूव बैकवर्ड। जैसे ही वो जंप करेगा तो वो बोट पर एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसके कारण बोट जो है बैकवर्ड मूव करेगी, ठीक है, बैकवर्ड जाएगी। एन इक्वल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द बोट ऑन मैन, और इसका रिएक्शन क्या होगा कि बोट भी इक्वल फोर्स मैन पर एक्सर्ट करेगी, विच हेल्प हिम्स टू जंप आउट ऑफ द बोट। वो फोर्स आदमी को हेल्प करेगी, मैन को हेल्प करेगी बोट से उतरने के लिए, ठीक है। दोबारा देखिए, मैन जो है, मैन जम्प्स फ्रॉम ए बोट, जब वो उतरता है तो वो एक फोर्स लगाता है बोट पर जिसके कारण बोट जो है बैकवर्ड मूव करती है, और इसका रिएक्शन क्या होता है कि बोट भी इक्वल फोर्स मैन पर एक्सर्ट करती है जिसके कारण वो जंप कर पाता है, बोट से जंप कर सकता है या उतर सकता है, जो उसे जंप करने में या उतरने में हेल्प करती है। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी रोड? एक स्लिपरी रोड या आइस वाली जो जगह होती है उस पर चलना मुश्किल क्यों होता है? देखिए, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑन ए स्लिपरी रोड द फ्रिक्शन इज मच लेस। जो स्लिपरी रोड होती है वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो फ्रिक्शन कम होने के कारण वी कैन नॉट एक्सर्ट ए बैकवर्ड एक्शन फोर्स ऑन स्लिपरी रोड। तो बैकवर्ड एक्शन फोर्स नहीं हो पाती। बैकवर्ड एक्शन फोर्स जो है वो ना होने के कारण फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, जिससे चलने में परेशानी होती है। द फ्रिक्शन इज मच लेस, स्लिपरी रोड पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, एंड वी कैन नॉट एक्सर्ट ए बैकवर्ड एक्शन फोर्स ऑन स्लिपरी रोड। तो हमारे द्वारा बैकवर्ड एक्शन फोर्स जो है वो एक्सर्ट नहीं होता स्लिपरी रोड पर, विच वुड प्रोड्यूस अ फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑन अस। जो बैकवर्ड फोर्स है वही फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है या प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन 24, एक्सप्लेन वाई अ रनर प्रेसेस द ग्राउंड विथ हिज फीट बिफोर ही स्टार्ट हिज रन।
आपने देखा होगा जो रनर होते हैं वो अपने फीट से ग्राउंड को पीछे की तरफ क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है। क्यों? अ रनर प्रेसेस द ग्राउंड विथ हिज फीट बिफोर ही स्टार्ट हिज रन टू रिसीव ए लार्ज रिएक्शन फोर्स बाय द ग्राउंड, टू रिसीव ए लार्ज रिएक्शन फॉरवर्ड फोर्स, ठीक है, रिएक्शन फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय द ग्राउंड ऑन विच ही एक्सर्ट एन एक्शन फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब वो ग्राउंड पर एक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा तो उसको भी ग्राउंड से फोर्स मिलेगी। वो कौन सी फोर्स होगी? रिएक्शन फोर्स। और किस डायरेक्शन में? आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। 25th क्वेश्चन, न्यूमेरिकल शुरू है यहाँ से। अ 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए 5 kg गन। एक बुलेट जिसका मास है 60 ग्राम, उसे फायर किया गया है एक गन से जिसका मास है 5 kg, लीव्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। और वो जो बुलेट है वो निकली है कितनी स्पीड के साथ लीव करती है? 500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड विद विच द गन रिकॉइल। तो हमें गन की स्पीड बतानी है जिससे वो रिकॉइल करिए, यानी कि जिस स्पीड के साथ वो पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। बुलेट आगे की तरफ जाएगी और गन पीछे की तरफ मूव करेगी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था क्या? मास ऑफ बुलेट या मास मोमेंटम जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। मोमेंटम ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो मोमेंटम ऑफ गन किसके इक्वल रहेगा? मोमेंटम ऑफ बुलेट के, ठीक है। अब मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ गन निकालने के लिए मास ले लिया, मास को शो किया m1 से, वेलोसिटी को शो किया v1 से, और मोमेंटम ऑफ बुलेट के लिया मोमेंटम मास लिया बुलेट का m2 और इसकी वेलोसिटी ली v2। अब देखिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। मास ऑफ गन 5 kg, इसकी वेलोसिटी हमें स्पीड फाइंड करनी है। मास ऑफ बुलेट 60 ग्राम, तो 60 ग्राम को हमने केजी में चेंज कर लिया डिवाइडेड बाय 1000 करके। इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है बुलेट की 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें गन की जो वेलोसिटी है वो निकालनी है। तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू वी1, ये 30 से ये 30 कैंसिल, 6 5 या 30। तो v1 इज इक्वल टू 30, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो आ गया 6। तो वेलोसिटी ऑफ द गन इज 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, अ 10 ग्राम बुलेट ट्रैवलिंग एट 200 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स एंड रिमेन एम्बेडेड इन अ 2 kg टारगेट विच इज ओरिजिनली एट रेस्ट बट फ्री टू मूव, एट व्हाट स्पीड डज द टारगेट मूव ऑफ। तो एक ये टारगेट है, एक बुलेट जो है इसके अंदर एम्बेडेड हो गई, ठीक है। अब हमें बताना है कि किस स्पीड के साथ टारगेट जो है जो पहले रेस्ट पर था वो मूव करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ टारगेट के, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो बुलेट का मास m1 और इसकी वेलोसिटी v1, और बुलेट टारगेट का मास m2 और इसकी वेलोसिटी हमने ले ली v2, ठीक है। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब बुलेट पे आइए, बुलेट का मास है 10 ग्राम, तो 10/1000 लिख लो, केजी में चेंज करेंगे हमेशा मास को। इसकी वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड। अब टारगेट जो है इसका मास है 2 kg, लेकिन जब जो बुलेट है वो इसके अंदर ही एम्बेडेड हो गई तो इसका टारगेट का जो मास है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? जो मास बुलेट का है उतना, यानी कि 10 ग्राम मास इसका इंक्रीज हो जाएगा।
तो 2 kg में 10 ग्राम प्लस करेंगे, तो 2 kg प्लस 10 ग्राम को हमने kg में बदला, तो ये हो गया 2 प्लस 0.01। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, अब ये आ गया हमारे पास 0.01, 2 डिजिट बाद डेसिमल, तो ये बन गया 2.01 kg। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 10 ग्राम जो था उसको 1000 लिखना था, 10 ग्राम जो था उसको केजी में चेंज कर लिया था डिवाइडेड बाय 1000 करके। यहाँ पे भी 10 ग्राम जो था इसको केजी में चेंज कर लिया, तो ये आ गया 0.01। 2 में 0.01 ऐड कर दिया तो ये बन गया 2.01 केजी। ये हो गया टारगेट का मास 2.01, क्योंकि ये बुलेट जो है इसके अंदर ही एम्बेडेड हो गई, रिमेन्स एम्बेडेड इन द टारगेट। अब हमें इसकी टारगेट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, 2.01 मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू 2, तो V2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2.01। जब 2 से 2.01 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.99, चलता रहेगा आगे और डिजिट्स। ठीक है, तो 2 डिजिट तक आप कंसीडर कर लीजिए। तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास टारगेट की 0.99 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। A body of mass 2 kg is at rest. What would be the magnitude of force which will make the body move with a speed of 30 meter per second at the end of 1 second? अब हमें बताना है एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg और वो इनिशियली रेस्ट पर है, तो कितनी फोर्स लगाई जाए जिससे कि वो बॉडी, उसकी जो वेलोसिटी है, ये स्पीड है, वो 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए 1 सेकेंड फोर्स लगाने के बाद। ठीक है, जो इनिशियली पहले रेस्ट पर है और 1 सेकेंड फोर्स लगाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो हमें वो फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास हमारे पास है बॉडी का 2 kg। अब ए हम कैसे फाइंड करेंगे? अब हमें बाकी क्या चीज़ें दे रखी हैं, बॉडी एट रेस्ट पर है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो गई बॉडी की 0, और फिर उसने कितनी स्पीड अटेंड कर ली, 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम बाद? 1 सेकेंड, टाइम हो गया 1 सेकेंड। तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इन सब चीज़ों से। ए हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, तो v है 30, इनिशियल है 0 और टाइम है 1, तो ए आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। F इज इक्वल टू m, मास है 2 kg, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया 30, तो फोर्स हो गई 60 न्यूटन। ठीक है, 60 न्यूटन फोर्स जब 2 kg उस बॉडी पे लगेगी जिसका मास है 2 kg, कितनी देर के लिए? 1 सेकेंड के लिए, तो वो बॉडी रेस्ट से 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है वो गेन कर लेगी। 28 क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मास है एक बॉडी का 5 kg, फोर्स इज अप्लाइड टू इट सो दैट इन 25 सेकेंड इट अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। 25 सेकेंड फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो यहाँ पे भी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स होती है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन है 5 kg। ठीक है, बाकी चीज़ें देखिए, बॉडी जो है वो मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी यानी u है 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्स जो लगी है वो लगी है 25 सेकेंड के लिए, तो टाइम हमें गिवन है 25 सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी पहुंच गई 35 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड। इससे हम ए कैलकुलेट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम। ठीक है, तो v हो गया हमारे पास 35, u है 10 और टाइम है 25, तो ये हो गया 25 अपॉन 25 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, फोर्स इज इक्वल टू मास 5 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो 5 न्यूटन फोर्स। ठीक है, फोर्स आ गई 5 न्यूटन। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास 2400 kg, मास लिख लिया हमने 2400 kg, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप इन 10 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और वो स्टॉप हो गई 10 सेकेंड में। स्टॉप हुई तो फाइनल हो जाएगी 0 और टाइम है 10 सेकेंड। हमें फाइंड करना है रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स। जो फोर्स कैलकुलेट होगी उसे रिटार्डिंग फोर्स कहेंगे और रिटार्डेशन मीन्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। V है हमारे पास 0, U है हमारे पास 20, टाइम है हमारे पास 10, तो माइनस 20 अपॉन 10, A आ गया हमारे पास -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया रिटार्डेशन। और फोर्स क्या होगी रिटार्डिंग फोर्स? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 2400 और एक्सेलरेशन आया -2, तो ये हो गई -4800 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए शुड ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ 20 kg। कितने टाइम के लिए 100 न्यूटन फोर्स जो है एक्ट करेगी एक बॉडी जिसका मास है 20 kg, सो दैट इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ताकि उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो हमें यहाँ पर फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, मास गिवन है 20 kg और उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमने ली 0 और कितनी पहुँच गई वेलोसिटी उसकी फाइनल 100 मीटर पर सेकेंड। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय में पहुंची, टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए फोर्स और मास है तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? F अपॉन m। फॉर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो फोर्स लग रही है 100 और मास है 20, तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। V है हमारे पास 100, U है हमारे पास 0, A हमने निकाला 5, T हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 100 इज इक्वल टू 5T, तो T इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, कितना आ गया 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, सेम हमें इसमें भी टाइम बताना है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टू स्टॉप ए मास ऑफ 2.5 kg विच इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगेगा एक फोर्स जो 10 न्यूटन फोर्स एक बॉडी पर लग रही है और उस बॉडी का मास है 2.5 kg, उसको स्टॉप करने में, जिसकी जो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की। अब उसको स्टॉप करना है, यानी फाइनल 0 होना चाहिए और इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड है। टाइम हमें निकालना है। फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, फोर्स है 10 न्यूटन, मास है बॉडी का 2.5 kg। इससे हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन, A इज इक्वल टू F अपॉन M। ठीक है, तो F है 10, मास है 2.5, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लिया, 100 डिवाइडेड बाई 25 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। अब देखें, स्टॉप करना है और वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड, तो U हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 0 लानी है। टाइम हमें निकालना है, एक्सेलरेशन हमारे पास है 4। यहाँ आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे, देखिए जब भी हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब ये चेंज जो होता है वो 2 टाइप का होता है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है या फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन में u जो है वो बड़ा होता है v से,
नेगेटिव एक्सेलरेशन में u बड़ा होता है v से। अब यहाँ पर आप देखिए u 20 है और v 0 है, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर आप a की वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, क्योंकि दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पर u बड़ा है और v छोटा है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे टाइम के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v हमें 0 लाना है, u है हमारे पास 20, a फाइंड कर लिया हमने -4 और t हमें फाइंड करना है। तो ये बन गया हमारे पास -40 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो -40 इज इक्वल टू -20, ये इधर आके -20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। t इज इक्वल टू 20/4 यानी 5 सेकेंड। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए 10 न्यूटन फोर्स लगेगी? 5 सेकेंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg increases from 4 मीटर पर सेकेंड to 8 मीटर पर सेकेंड when a force act on it for 2 सेकेंड। एक बॉडी जिसका मास है 10 kg, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है जब फोर्स एक्ट करती है 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो हमें मास गिवन है बॉडी का 10 kg, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। u हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, v हमें गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम 2 सेकेंड। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली। अब फर्स्ट हमें निकालना है व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर द फोर्स एक्ट। फोर्स लगने के बाद उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, उससे पहले उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी इनिशियल। तो हमें मोमेंटम निकालना है बिफोर द फोर्स एक्ट, तो उस मोमेंटम को हम बोलते हैं P1 मोमेंटम। फर्स्ट मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको हम u से शो कर देते हैं। ठीक है, जब फोर्स नहीं लगी थी तब वाली वेलोसिटी। तो P1 आ गया हमारे पास मास 10 kg, इनिशियल वेलोसिटी 4 यानी 40 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम बिफोर द फोर्स एक्ट। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द मोमेंटम आफ्टर द फोर्स एक्ट। अब फोर्स लगने के बाद क्या मोमेंटम हुआ? फोर्स लगने के बाद वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड मोमेंटम हो जाएगा, मास तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी लेंगे हम। ठीक है, तो सेकेंड मोमेंटम क्या आ गया? मास इंटू वेलोसिटी 8, तो 80 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम आफ्टर द फोर्स एक्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना मोमेंटम गेन हुआ? तो गेन इन मोमेंटम क्या है? गेन इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, यानी P2 माइनस P1, 80 माइनस 40 kg मीटर पर सेकेंड। इतना मोमेंटम गेन किया कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में 40 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम गेन किया है, तो 1 सेकेंड में हमें निकालना है पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना गेन किया है? 40/2, यूनिटरी मेथड 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 20 kg मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 20 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम गेन हुआ। ठीक है, डी पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। अब फोर्स हमारे पास होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है हमारे पास 10 kg, एक्सेलरेशन होता है v माइनस u/t। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो 10 इंटू फाइनल हो गई 8, इनिशियल वेलोसिटी 4 और टाइम है 2, तो 10 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड है, वो है 20 न्यूटन। क्वेश्चन 33, अ गन ऑफ मास 3 kg फायर ए बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम। द बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड
to move through the barrel of the gun and acquire a velocity of 100 meter per second. Calculate the velocity with which the gun recoil. Second, the force exerted on gunman due to recoil of the gun. अब देखिए हम ले लेते हैं पहले लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम ऑफ bullet will be equal to momentum of gun. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी. बुलेट का मास हो गया m1, इसकी वेलोसिटी होगी v1. गन का मास हो गया m2, इसकी वेलोसिटी होगी v2. ठीक है, अब देखिए बुलेट का मास है 30 ग्राम, तो 30/1000 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड. गन का मास है 3 kg. वेलोसिटी विच विच द गन रिकॉल, और गन की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है. तो देखिए इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये कैंसिल. 3 इज इक्वल टू 3 इंटू v2, तो 3v2 इज इक्वल टू 3 और v2 वेलोसिटी ऑफ द गन इज 3/3 यानी 1 मीटर पर सेकेंड. ये आ गए. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में हमें बताना है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन गनमैन ड्यू टू द रिकॉइल ऑफ द गन. ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन चाहिए, वो है 0. फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन वो हो गई 1 मीटर पर सेकेंड. और टाइम कितना लगा है, द बुलेट टेक्स इतने सेकेंड टू मूव, तो ये हो गया टाइम 0.003 सेकेंड. ठीक है, और फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो हम पहले एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इससे. a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. तो a इज इक्वल टू v 1 माइनस 0/003. तो एक्सेलरेशन आ गया 1/003. इसको आप लिख सकते हैं डेसिमल हटाकर हमने 3 0 ऊपर बढ़ा ली. 1 2 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे तो 3 0 ऊपर कर ली. 1000/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया ए. तो फोर्स कितनी लगेगी, मास हो गया हमारे पास गन का 3 kg. एक्सेलरेशन 1000/3. तो फोर्स इज इक्वल टू 1000 न्यूटन. क्वेश्चन 35, नेम द लॉज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग सिचुएशन. फॉलोइंग सिचुएशन में कौन से लॉ इन्वॉल्व है वो हमें बताना है. ए पार्ट है द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस एंड वेलोसिटीज ऑफ टू मूविंग बॉडी बिफोर एंड आफ्टर देयर कोलिशन रिमेन द सेम. तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द मोमेंटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. ठीक है, बिफोर और आफ्टर कोलिशन जो मोमेंटम होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है. बी, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg कैन बी एक्सेलरेटेड मोर इजली बाय अ फोर्स देन अनदर बॉडी ऑफ मास 50 kg अंडर सिमिलर कंडीशन. तो एक बॉडी जिसका मास 5 kg है उसको एक्सेलरेट करना ज़्यादा इजी होता है उसी फोर्स के साथ, किसकी कंपेयर में, जिसका मास 50 kg है. तो हम जानते हैं लेस द मास मोर विल बी द एक्सेलरेशन, मोर द मास लेस विल बी द एक्सेलरेशन. दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के. सी पार्ट, व्हेन पर्सन ए स्टैंडिंग ऑन रोलर स्केट्स पुशेस अनदर पर्सन बी पर्सन ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन रोलर स्केट्स and makes him move to the right side, then the person A himself gets to the left side by an equal distance. तो इसमें कौन सा लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये कहता है एवरी एक्शन हैज इट इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. ठीक है. डी पार्ट, इफ देयर वर नो फ्रिक्शन एंड नो एयर रेजिस्टेंस देन ए मूविंग बाइसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर. अगर एयर फ्रिक्शन भी ना हो और अगर एयर रेजिस्टेंस भी ना हो और कोई फ्रिक्शन भी ना हो तो एक मूविंग बाइसाइकिल हमेशा मूव ही करती रहेगी. ये कौन सा लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन.
A body at rest will remain at rest and a body in motion will remain at motion. Will कब तक? Until or unless some external force act on it.